नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के सेकंड अध्याय का अध्ययन किया था, उसमें कुछ भाग शेष रहा है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक अध्ययन किया था, यहाँ तक कि आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, यानी सेनापति बन करके गए। नवाब सिराजुद्दौला की हार का जो एक कारण था सबसे बड़ा क्या था कि सेनापति जो थे उसके जो सेनापति थे उन्होंने एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको हराने में। कैसे कि एक सेनापति थे मीर जाफ़र, उनकी जो एक तरह से कारगुजारियाँ थी, उनकी जो गलतियाँ थी, उनकी वजह से, है ना, मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने, यानी मीर जाफ़र भी सेनापति था और उसकी जो टुकड़ियाँ थी सेना की जो उसके अधीन आती थी, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। एक तरह से मीर जाफ़र ने अपनी अधीन जो सेना की टुकड़ियाँ थी उनको एक तरह से मना कर दिया कि आपको युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया, एक तरह से अपने साथ उसको ले लिया कि आपको सिराजुद्दौला को हटा करके और मीर जाफ़र आपको नवाब बना दिया जाएगा। तो आगे देखिए, संपन्नता का आश्वासन, एक तरह से कैसे उनको आश्वासन दिया गया। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे, यानी भारतीय जो लोग थे जो इंग्लैंड के जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी। देखिए उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य के कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह उस चिट्ठी में लिखा गया क्या कि इतनी जो विशाल सत्ता है, जो इतना बड़ा जो एक तरह से शासन का जो क्षेत्र है वाणिज्य कंपनी के लिए, यानी व्यापारिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसने लिखा, अभिभूत हूँ यानी एक तरह से मैं खुश हो रहा हूँ कि जो ये रियासतें हैं, समृद्ध रियासतें हैं, इन पर कब्जा करने के लिए, इन पर शासन करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। यानी एक तरह से चिट्ठी लिखी गई, ठीक है। जो चिट्ठी में जिन बातों को विवरण किया गया उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी 1757 में जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य जो प्लासी का युद्ध हुआ, एक तरह से जंग हुई, वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी, यानी एक तरह से बंगाल में कहें या हम भारत में कहें, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। इसको हम पहली जीत भी मान सकते हैं या इसको निर्णायक युद्ध भी माना जाता है, ठीक है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। यानी जब ये प्लासी के युद्ध में एक तरह से सिराजुद्दौला की हार हो गई तो उसके स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था, ठीक है। यानी वो उनका ध्यान अधिक से अधिक व्यापार को फैलाने में, विस्तृत करने में था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा, यानी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, ठीक है। कौन सा? युद्ध वाला। कठपुतली नवाब की हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, यानी जो नवाब उन्होंने बनाए थे मीर जाफ़र जैसे,
अंग्रेज़ों ने, वो नवाब भी एक तरह से अंग्रेज़ों के इशारों पर नहीं चलते थे, यानी अंग्रेज जो चाहते थे वो उनको नहीं करते थे। ठीक है, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ठीक है, यानी बंगाल के जो नवाब थे वो पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के इशारों पर नहीं चलते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जो प्रजा थी, अपने साम्राज्य की एक प्रजा जो थी उसकी नज़र में, यानी उनको ऐसा लगे कि उनको सम्मान और संप्रभुता प्राप्त है। ठीक है, इसका दिखावा वो करते थे। देखिए आगे, तो फिर कंपनी क्या करती, यानी अब कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं था। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी सिराजुद्दौला के बाद कंपनी के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन जब मीर जाफ़र ने कंपनी की हर बात को मानने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को पद से हटा करके और मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दिया, नवाब। ठीक है, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। ठीक है, और जब मीर कासिम है वो भी परेशान करने लगा अंग्रेज़ों को, तो उसका परिणाम क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई, है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको भी हरा दिया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। यानी मीर कासिम को हटा करके, एक तरह से बक्सर के युद्ध में हरा करके उसको बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाया गया। ठीक है, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। यानी एक शर्त रखी गई कि बंगाल का जो नवाब है मीर जाफ़र, ये हर महीने कंपनी के लिए कितने पैसे देगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। यानी जो 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे या एक तरह से मीर जाफ़र से प्राप्त हो रहे थे, ये पैसे उनको कम पड़ रहे थे और उन्होंने क्या किया, अपने सैनिक खर्चों से निपटने, यानी सैनिक खर्चों के लिए, व्यापारिक ज़रूरतों के लिए और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वो मीर जाफ़र से और पैसा चाहते थे। ठीक है, कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। कंपनी जो चाहती थी हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कमाई हो और ज़्यादा इलाकों पर हमारा शासन स्थापित हो। ठीक है, 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे, यानी उनकी सोच बदल चुकी थी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी जब 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तब तक जो कंपनी थी उसकी सोच बदल चुकी थी, हाँ, उसकी भावना बदल चुकी थी और उसने क्या सोचा कि बंगाल के जो नवाब हैं इनके स्थान पर हमको स्वयं को नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। एक तरह से नवाब किसको बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जब सीधे संसाधन जो थे इनके नियंत्रण में आ गए, क्योंकि बंगाल जो था इनके अधीन हो गया। ठीक है, इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। जो समस्या इनके सामने आ रही थी कंपनी वालों के सामने, वो समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ी थी। यानी जो व्यापार जो करते थे वो भारत के साथ जो व्यापार करते थे उसमें उनको क्या देना पड़ता, सोना और चांदी। वस्तुओं के बदले क्या देना पड़ता था, सोना और चांदी। ठीक है, इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी
कम होने लगी, यानी वहाँ से सोना एक तरह से कम आने लगा, ठीक है। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। जब एक तरह से इन्होंने पूरे साम्राज्य पर, पूरे बंगाल पर एक तरह से अधिकार प्राप्त कर लिया, तो ब्रिटेन से सोना लाने की कोई ज़रूरत इनको महसूस नहीं हुई, ठीक है। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, यानी जो खर्चे उसके कंपनी के होते थे वो उनको भारत से ही निकालने लगी, ठीक है। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, यानी जो कमाई उसको यहाँ से प्राप्त होती थी इस विशाल क्षेत्र से, उसी के सहारे वो सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागतें उठा सकती थी। यानी जितना जो खर्चा कंपनी के द्वारा किया जा रहा था उस खर्चे की वसूली अब वो भारत से ही करने लग गए, ठीक है। आगे देखिए, हम कुछ देखते हैं, साइड में कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम देखते हैं। देखिए, नवाब की शिकायतें, यानी नवाब की शिकायतें उस समय क्या थी। 1733 में बंगाल के नवाब अंग्रेज व्यापारियों के बारे में यह कहते थे, क्या, जब वह पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। यानी नवाब के द्वारा बताया गया कि जब ये जो ब्रिटिश लोग थे, है ना, यूरोप के जो व्यापारी थे, जब हमारे भारत में आए तो इन्होंने हमारे जो यहाँ के शासक थे उनके सामने विनती करी थी और ये कहा था कि हमें फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर दिया। यानी एक रूप से फैक्ट्री की कह करके उन्होंने उस ज़मीन पर एक मजबूत और सुदृढ़ किला खड़ा कर दिया, ठीक है। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए, एक तरह से खाई बना दी गई जो नदी से जुड़ते हैं, यानी वहाँ पर पानी भरा जाता था। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, यानी अपने अधीन, ठीक है। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ये बताया गया कि एक तरह से व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे हमारे भारत में और किस तरह राजनीतिक सत्ता में और हस्तांतरण किया और अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करी, ठीक है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, यानी कंपनी के जो अफसर जो थे, अधिकारी जो थे, हमारे बंगाल के नवाबों को हटा करके उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करी और स्वयं वो नवाब बन बैठे। देखिए, नवाब बनने का क्या मतलब था, यानी इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, यानी सीधा वहाँ का शासक अपने नियंत्रण में आ गया। जो वहाँ वो जो शासन करते थे बंगाल के आसपास के क्षेत्र में, वो शासन अब सीधा कंपनी के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। जो कंपनी के जो अधिकारी थे एक तरह से, वो सभी अधिकारी अपने अपने जो सपने थे उनको संजोने लगे, एक तरह से ख्वाब देखने लगे और वो नवाबों की तरह अपना जीवन जीना चाहते थे। देखिए आगे, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफों के रूप में ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी प्लासी के युद्ध में एक तरह से बंगाल के नवाबों की जब हार हो चुकी थी तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो आने वाले जो नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य किया गया, एक तरह से उनको मजबूर किया गया कि वे कंपनी के जो अफसर हैं उनको निजी तोहफे, एक तरह से नजराना और भेंटें दें, ज़मीन दें और बहुत सारा पैसा दें, ठीक है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेज अधिकारी, इसने भारत में बेहिसाब, यानी जिसका कोई हिसाब नहीं हो, बहुत अधिक मात्रा में दौलत यानी धन जमा कर लिया था, ठीक है। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास
आया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत बहुत अधिक थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। यानी जब दोबारा रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का एक तरह से गवर्नर बना तो उसको यह बात सौंपी गई कि कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति यानी जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सके के स्रोत संदेहास्पद लगे। यानी कंपनी को, सरकार को उनके जो बहुत सारी संपत्ति थी उस पर संदेह होने लगा। ठीक है, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ये भ्रष्टाचार के आरोप जो रॉबर्ट क्लाइव पर लगे थे वो उन्होंने एक तरह से उनसे बरी हो गया, लेकिन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया, एक तरह से आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। जिस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर दौलत इकट्ठा की, धन इकट्ठा किया, उस तरह और जो अफसर थे कंपनी के वो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, यानी उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, यानी सभी जो अफसर थे वो भ्रष्ट और बेईमान नहीं थे। ठीक है, उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। यानी उनकी जो सोच थी, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी यही थी कि ठीक ठाक पैसा कमाएं, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, और ब्रिटेन जाकर के अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया ब्रिटेन में। वहाँ उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। ठीक है, उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ा कि किस प्रकार से कंपनी ने और बंगाल में अपना शासन स्थापित किया। बंगाल के जो नवाब थे उनको पद से हटाया गया और कंपनी ने स्वयं अपनी सत्ता बंगाल में स्थापित कर ली। ठीक है, तो इतना हमने आज इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।